बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बीच का ये अभूतपूर्व महायुद्ध का आगाज था। एक ऐसी लड़ाई जो हमारी सोच, हमारे सामर्थ्य और हमारी रणनीतिक क्षमता को परखने वाली थी। उस दिन एआई ने यह साबित कर दिया कि वो अब सिर्फ इंसानों की मदद करने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं आगे बढ़ने वाला दिमाग हो सकता है। और फिर 8 साल पहले दोबारा ऐसा ही हुआ। एआई ने एक और बार मानव दिमाग के दिग्गज को हराया और इस बार एआई ने न केवल इंसान की सोच को चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि तकनीकी विकास के साथ एआई अब किसी भी मानसिक युद्ध में के मैदान में न केवल भागीदार है, बल्कि विजेता भी हो सकता है। दोनों घटनाएं न केवल इतिहास में दर्ज हो गई, बल्कि यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में तकनीक को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, या फिर एआई ने हमारे दिमागी सामर्थ्य को कहीं पीछे छोड़ दिया है। क्या हम आगे के लिए तैयार हैं, या फिर हम ऐसी यात्रा पर हैं जहां हमारा सामना केवल मशीनों से ही नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच की सीमाओं से भी होगा। यह कहानी है इंसान की आकांक्षाओं, संकल्प और मशीनों की असीम शक्ति के संघर्ष की। नमस्कार, 9 वर्ष की हार्दिक बधाई। आज आपको हम एआई के उस यात्रा पर लेकर चलेंगे जहां से उसके आरंभ से लेकर अब तक की यात्रा में अपने अपने फील्ड के सर्वश्रेष्ठ मानव दिमाग को हराने की कहानी से लेकर अब तक की जानकारी एक माला में पिरोया हुआ आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई का इतिहास वैज्ञानिक कल्पना और तकनीकी नवाचार की एक लंबी यात्रा है, जिसमें मनुष्य के सोचने और समझने की क्षमता को मशीनों में उतारने का जो निरंतर प्रयास किए गए। इस यात्रा की शुरुआत 1950 के दशक से हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जन्म 20वीं सदी के मध्य में हुआ और सबसे पहले ब्रिटिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1936 में कंप्यूटिंग मशीनों का विचार प्रस्तुत किया। उनका ट्यूरिंग टेस्ट 1950 एआई के विकास के लिए महत्वपूर्ण था, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि क्या एक मशीन मनुष्य के समान सोच सकता है, संवाद करने की क्षमता रखता है। ट्यूरिंग का मानना था कि यदि कोई मशीन इंसान के जैसा संवाद करने में सक्षम हो तो उसे इंटेलिजेंट माना जा सकता है। 1956 में जॉन मैकार्थी, मार्विन मिस्की और नाथियन रोचेस्टर एवं सीवी नाम्बूद्रिक द्वारा आयोजित डॉर्टमाउथ सम्मेलन में एआई शब्द का आधिकारिक रूप से उपयोग हुआ और इसे एक अनुसंधान के क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। इस सम्मेलन के दौरान इन वैज्ञानिकों ने यह विचार व्यक्त किया कि मशीनों को सोचने और सीखने के लिए तैयार किया जा सकता है। यह एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम था। 1960 के दशक में एआई अनुसंधान के कई प्रारंभिक प्रयासों में कुछ महत्वपूर्ण प्रणाली विकसित की गई, जैसे कि एलिजा जो 1966 में बनाई गई थी, जो एक संवाद करने लायक चैटबॉट था और एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर सकता था। इसी दौरान 1970 में शार्डू को विकसित किया गया, जो एक प्राकृतिक भाषा को समझने में सक्षम था और उसे कंप्यूटर की समझ के अनुरूप विश्लेषित करता था। हालांकि इन प्रारंभिक प्रयासों की अपनी सीमाएं थी। इन प्रणालियों को विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किया गया था और वे केवल निर्धारित नियमों और जानकारियों तक ही सीमित हुआ करते थे। 1970 के दशक में एआई को एक और एआई शीतकालीन का सामना करना पड़ा, जब शोधकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि मशीनों को इंसानी मस्तिष्क की तरह सोचने के लिए
अत्यधिक जटिल और विशाल डेटा की आवश्यकता है। साथ वित्तीय समर्थन की कमी ने एआई के अनुसंधान को बंद कर दिया। 1980 के दशक में न्यूरल नेटवर्क और बैक प्रोगेशन जैसे नए दृष्टिकोणों ने एआई को एक नया जीवन प्रदान किया और इस दौरान एआई में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल शुरू किया गया, जो दिमाग के तंत्रिका कोशिकाओं के कामकाज से प्रेरित थे। इस समय विश्लेषणात्मक सोच से ज्यादा सीखने की क्षमता पर जोर दिया गया। 1990 के दशक में डीप ब्लू का निर्माण किया गया, जो एक एआई था, प्रारंभिक एआई था, और 1997 में डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को हराकर एआई के क्षेत्र में एक बड़ा मील का पत्थर स्थापित किया। गैरी कास्परोव 1997 के दौरान वर्ल्ड के सबसे बड़े चेस के प्लेयर थे। चेस में उनको महारत थी और 22 साल की उम्र में उन्होंने चेस के क्षेत्र का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि एआई और इंसान आमने सामने भिड़े थे और ये पहला मौका था जिसने विश्व चेस चैंपियन को हराया था। इस समय एआई को शतरंज, गणित और अन्य विश्लेषण प्रणालियों में सफलता मिलने लगी थी। डीप ब्लू एक सुपर कंप्यूटर था जिसे आईबीएम के द्वारा बनाया गया था, जो विशेष रूप से शतरंज खेलने में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। डीप ब्लू के मूल उद्देश्य था कि यह शतरंज के खेल में उन स्तरों पर सोच सके जो मानव खिलाड़ियों के लिए चुनौतीपूर्ण होते हैं। यह कंप्यूटर प्रोग्राम एक साथ कई जटिल शतरंज की चालों का विश्लेषण कर सकता था और मोनोक्रोमिक कंप्यूटेशन के माध्यम से बहुत ही ज्यादा तेजी से निर्णय ले सकता था। डीप ब्लू की ताकत थी इसकी विशाल गणना शक्ति। यह प्रति सेकंड 1 सेकंड में लाखों संभावनाओं का मूल्यांकन कर सकता था, जिससे यह शतरंज की बहुत सी पेचीदा स्थितियों का समाधान तेजी से कर सकता था। डीप ब्लू में ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया था, जो शतरंज के खेल की संभावनाओं के विशाल समूह को एक साथ जांचता था, सबसे मजबूत चाल को चुनता था। गैरी कास्परोव, जो उस समय के दुनिया के सबसे महान शतरंज खिलाड़ी माने जाते थे, जिन्होंने 1985 में 22 साल की उम्र में विश्व चैंपियनशिप, शतरंज में जो विश्व चैंपियनशिप था उसका खिताब जीता था, और वो शतरंज के इतिहास में सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक माने जाते थे। कास्परोव की रणनीतिक सोच, रचनात्मकता और गहरी समझ ने उन्हें शतरंज की दुनिया में सिर्फ स्थान दिलाया था। उनका शतरंज खेलना अक्सर लोगों के बीच कला की तरह देखा जाता है। डीप ब्लू और कास्परोव के बीच पहला बड़ा मुकाबला 1996 में हुआ था, आज से करीबन 28 साल पहले। इस मैच में कास्परोव ने जीत हासिल की, लेकिन यह स्पष्ट था कि डीप ब्लू एक शक्तिशाली विरोधी था। वो 6 मैचों की श्रृंखला में 4-2 से गैरी कास्परोव विजेता रहे, लेकिन डीप ब्लू ने भी 2 खेल जीता और यह साबित कर दिया कि कंप्यूटर शतरंज की बारीकियों को समझ सकता है। कास्परोव और डीप ब्लू के बीच जो दूसरा मैच हुआ वो 1997 में हुआ था, और इस मैच को शतरंज की दुनिया ने बहुत बड़े पैमाने पर देखा, क्योंकि यह पहली बार एआई और मानव बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच संघर्ष का प्रतीक बना था। और यह मैच 6 मैचों की श्रृंखला में खेला गया था और हर गेम को लेकर एक बड़ा हंगामा इस पूरे मैच के दौरान दिखाई दिया था। इस श्रृंखला में डीप ब्लू ने गैरी कास्परोव को 6 गेमों में से 2-1 से हराया, लेकिन यह केवल गेम की संख्या में नहीं है, बल्कि मानसिकता और रणनीति के स्तर पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम था। डीप ब्लू की जीत ने इस धारणा को तोड़ दिया, इस धारणा को चुनौती दी कि केवल इंसान ही शतरंज जैसे जटिल खेल को जीत सकते हैं, और ये एआई की पहली निर्णायक जीत थी। डीप ब्लू के लिए निर्णायक पल उस समय आया था जब उसने कास्परोव को 6वें और अंतिम गेम में हराया था। इस जीत ने यह साबित कर दिया कि एआई सिर्फ तर्क और गणना के जरिए भी बहुत कठिन मानसिक कार्यों में इंसानों को मात दे सकता है। कास्परोव की हार ने दुनिया को चौंका दिया था। 1997 में
डीप ब्लू द्वारा गैरी कास्पारोव को हराना न केवल शतरंज का एक ऐतिहासिक क्षण था, बल्कि यह एआई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि मशीनें मानव सोच और क्षमता को चुनौती देने की क्षमता रखती है। यह एआई के विकास को लेकर भविष्य में नए अवसरों और संभावनाओं को खोलने वाली घटना साबित हुई। साल 2000 के दशक में डीप लर्निंग तकनीकों ने एआई को और भी ज्यादा क्रांतिकारी बनाया। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स और जेनरेटिव अडवांसिस नेटवर्क्स जैसी तकनीकों ने एआई की समझ को और उसकी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा दिया। इस समय बड़े डेटा और ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स का विकास हो चुका था और जिसने एआई को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब एआई न केवल पैटर्न पहचानने बल्कि जटिल निर्णय लेने, स्वचालित ड्राइविंग करने और संवेदनशील संवाद करने में भी सक्षम हो चुका था। गूगल डीप माइंड आपको याद होगा, गूगल डीप माइंड द्वारा विकसित अल्फागो साल था 2016 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था, जब अल्फागो ने 2016 में गो खेल, जो एक ऐतिहासिक खेल होता है, चाइना का एक ऐतिहासिक और पारंपरिक खेल है, इस खेल में ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया जब उसने दुनिया के शीर्ष गो खिलाड़ी ली सेडोल को हरा दिया। एआई की मानव बुद्धिमत्ता के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उसे चुनौती देने की क्षमता का यह दूसरा प्रमाण बना। अल्फागो एक डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क पर आधारित एआई था, जिसे खास तौर पर गो खेलने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। गो एक प्राचीन चीनी खेल बोर्ड है जिसमें खिलाड़ियों को काले और सफेद पत्थर से एक बड़ा बोर्ड भरने होते हैं। इसका उद्देश्य अपने पत्थरों से विरोधियों के पत्थरों को घेरना और उन्हें हटाना है। यह खेल बहुत जटिल है क्योंकि यहाँ संभावनाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। गो का खेल शतरंज के मुकाबले अधिक रणनीतिक और मानसिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। अल्फागो के विकास के लिए डीप माइंड टीम ने डीप न्यूरल नेटवर्क्स और मॉन्टे कार्लो टी सर्च जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया और इसका उद्देश्य था कि अल्फागो खेल के दौरान केवल बेहतर निर्णय न ले बल्कि वो अपने अनुभव से सीखते हुए लगातार सुधार भी कर सके। डीप न्यूरल नेटवर्क को अल्फागो की बोर्ड की स्थितियों और संभावित चालों को समझने में सक्षम बनाता था। यह नेटवर्क उस स्थिति का मूल्यांकन करता था और सबसे अच्छे निर्णय लेने के लिए चयनित भी करता था। ली सेडोल उस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गो खिलाड़ियों में से एक थे। 9 बार के विश्व चैंपियन भी थे। वो मैच विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण बना क्योंकि गो एक बहुत जटिल और रणनीतिक खेल माना जाता था और माना जा रहा था कि एआई इस खेल में सफल होने में एआई को वर्षों का समय लग सकता। पहले 3 खेल जीतने के बाद ली सेडोल को 4-1 से हरा दिया। यह एआई की एक बड़ी जीत थी जो पहले से कई विशेषज्ञों और के द्वारा जो असंभव माना जा रहा था। अल्फागो द्वारा दी गई ली सेडोल को हराना एआई के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी क्योंकि यह इस विचार को चुनौती देता था कि एआई केवल गणना और डेटा के आधार पर निर्णय ले सकता था और मानव भावना, हमारी जो भावना है, हमारी जो रणनीति है, उसकी जगह वो नहीं ले सकता था। अल्फागो की सफलता ने यह साबित कर दिया कि एआई की मदद से कुछ सबसे जटिल और अनिश्चित खेलों में भी मशीनें मनुष्यों को मात दे सकती है। अल्फागो की सफलता और ली सेडोल को हराना एआई के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह घटना सिर्फ तकनीकी दृष्टिकोण से नहीं बल्कि इसने एआई की मानव सभ्यता पर संभावित प्रभाव को भी स्पष्ट किया था। अल्फागो ने साबित किया कि एआई केवल मानव गतिविधियों की नकल करने के बजाय नई संभावनाओं को खोलने, समस्याओं को हल करने की भी क्षमता रखता है। ऐसे में जब 2 बार एआई अपने प्रारंभिक स्थितियों में मनुष्य की सर्वोच्च बुद्धिमत्ता का उसी के क्षेत्र में मात दे चुका हो, ऐसे में
एआई के पितामह के द्वारा कहा जाने वाला और एआई के नवाचार के सबसे बड़े खिलाड़ी एलन मस्क द्वारा कहा जाने वाला यह विचार आपके लिए जरूर सुनने योग्य है। I think AI is one of the biggest threats. I mean, we are for the first time we have a situation where there's something that is going to be far smarter than the smartest human. So, you know, we're not stronger or faster than other creatures, but we are more intelligent. And here we are for the first time, really in human history, with something that's going to be far more intelligent than us. आज के समय में एआई की तकनीकों का प्रभाव हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ओपन एआई के द्वारा विकसित चैट जीटीपी 3 और चैट जीटीपी जैसी विशाल भाषा मॉडल ने प्राकृतिक भाषा को समझने, उत्पन्न करने में एआई की क्षमताओं को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इन मॉडलों का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, सामाजिक नेटवर्किंग में व्यापक पैमाने पर शुरू हो चुका है। स्वतंत्र वाहनों के क्षेत्र में टेस्ला, वाइमो एंड उबर जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई का इस्तेमाल भी करना शुरू कर चुकी हैं ताकि स्वचालित कारें सड़कों पर सुरक्षित रूप से चल सके। स्वास्थ्य के देखभाल में एआई का उपयोग प्रारंभिक निदान के रूप में दिख रहा है। रोग की पहचान करने में, स्वास्थ्य और डेटा के विश्लेषण में भी ये काफी बड़े पैमाने पर एआई का उपयोग शुरू हो चुका है। एआई की चुनौतियां और नैतिक पहलू जो एआई के विकास के साथ साथ कई गंभीर चुनौतियों और नैतिक सवाल पर भी खड़ा करता है, जैसे कि एआई नौकरी में कितना ज्यादा बदलाव लाएगा। स्वचालन के कारण कई नौकरियां समाप्त हो रही है, जिससे बेरोजगारी और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है। दूसरी जो एआई के आने के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा है, वॉइस और निष्पक्षता। एआई प्रणालियां जो मानव डेटा से प्रशिक्षित होती है, कभी-कभी पूर्वाग्रह को भी बढ़ावा देती है, जिससे निर्णय गलत भी हो सकते हैं। डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को लेकर भी एआई पर सवाल खड़े किए जाते हैं। एआई के जरिए एकत्रित किए गए व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता हमेशा ही दुरुपयोग होने के खतरे की आशंकाओं के बीच घिरे रहते हैं। साथ ही नियंत्रण की कमी एआई के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है और जिस पर एआई के पितामह सहित विश्व के अनेकों वैज्ञानिकों ने इस पर कहा है कि एआई की प्रणालियां लगातार अधिक स्वायत्त होती जा रही है और इसका नियंत्रण अब चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एआई ने अपनी यात्रा में कई मील के पत्थर पार जरूर किए हैं और यह भी लगातार विकास की ओर अभी चल ही रहा है। यह विकास की ओर अग्रसर ही है। एआई के भविष्य में यह हमारी जिंदगी के हर पहलू में गहरे बदलाव लाएगा, चाहे वह चिकित्सा हो, परिवहन हो, शिक्षा हो या किसी अन्य क्षेत्र हो। एआई की भूमिका अहम होती जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ नैतिक विचार और सुरक्षा उपायों पर भी गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है, ताकि एआई का विकास मानवता के भले के लिए हो। फिर ऐसा न हो कि जिस प्रकार शतरंज के खेल और गो के खेल में उस फील्ड के सबसे बड़े महारथियों को एआई ने हरा दिया, दुनिया की मानवता भी एआई की बुद्धिमत्ता के आगे हार जाए। अगर यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देख लिया है और वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी अपने विचार में बताएं। फिर हम किस नए वीडियो पर आपको हम जानकारी दें, यह भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।